आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, यानी कि वर्ल्ड के इकोनॉमी अब किस प्रकार से शेप ले रहे थे, किस प्रकार से वो बदल रहे थे, इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कॉर्न लॉ के बारे में, तो जान लेते हैं पहले कि आखिर कॉर्न लॉ था क्या। ठीक है, देखा जाए क्या है। इन द 18th सेंचुरी, इन द लेट 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन, population growth had increased their demand for food grains। 18 सेंचुरी के थोड़ा बहुत लास्ट में, है ना, 18 सेंचुरी के लास्ट वाले पीरियड में ब्रिटेन में अचानक जो है ना पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन अचानक बढ़ने लगा। अब चूंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे फूड का डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई एलियन पैदा लेगा ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे 18 सेंचुरी के लास्ट तक ब्रिटेन का पॉपुलेशन अचानक धीरे धीरे बढ़ने लगा, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, हाई हो गया। अब हुआ क्या, एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप एंड पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइसेस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहली बात तो ये हो गई कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरी बात, धीरे धीरे जो ब्रिटेन का जो शहर है वहाँ पे इंडस्ट्री लग रहे हैं, है ना। अब जब इंडस्ट्री भाई लग रहा है तो आप इंडस्ट्री को केवल लगा के क्या कीजिएगा, उसके लिए अनाज तो चाहिए ना, है ना। फूड का इंडस्ट्री आपने लगा दिया है और आपके पास अनाज ही नहीं है, तो फिर फूड इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपने इंडस्ट्री यहाँ पे लगाया तो उस इंडस्ट्री में अनाज तो चाहिए ही चाहिए। यदि आप कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए आप बिस्किट, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो चाहिए। हो सकता है कि गेहूँ, आटा, मक्का, ये सब आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पे फूड का डिमांड भी ऊपर से हाई है, ऊपर से आपको फैक्ट्री में भी बनाने के लिए फूड ग्रेन चाहिए, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन पे उस समय पे एग्रीकल्चर का जो मामला था वो उतना अच्छा नहीं था। ठीक ना, वो लोग उस समय पे एग्रीकल्चर पे ध्यान उतना नहीं दे रहे थे, बल्कि वो लोग अपने फैक्ट्री वैक्ट्री को लगाने में ध्यान ज़्यादा दिए हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब आप खुद सोच के बताइएगा, जहाँ पे किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो क्या वहाँ पे उस चीज़ का प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा। देखिए अब हो क्या रहा था, यहाँ पे ब्रिटेन वाले लोग पूरी तरीके से फूड का डिमांड इनके पास था, है ना, कि भाई हमको भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, क्योंकि हमारा बाल बच्चा परिवार सब है उसको खिलाना है। लेकिन यहाँ पे भोजन था नहीं, है ना, जो भी मार्केट में हल्का फुल्का अनाज था। अब दुकानदार वाले का मनमानी यहाँ पे चालू हो जाता है। सुनिएगा, देखिए ध्यान से, मार्केट में जब सामान कम हो ना तो उस सामान का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को आप समझिए, आपको ये चीज़ आगे भी काम देगा। ये कैसे क्यों होता है ऐसा, आपको लग रहा होगा कि सर जब मार्केट में सामान कम है तो जल्दी दुकानदार उसको बेचना चाहेगा, ख़त्म करना चाहेगा उसको। नहीं, दुकानदार वाले का वहीं पे मनमानी जो है ना चालू होता है। यदि कोई चीज़ मार्केट में कम है तो दुकानदार वाले का मनमानी इसलिए चालू हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि यदि दुकान सामने वाले को इसका ज़रूरत है तो वो कितना पैसा भी देकर वो उसको खरीदना ही पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ हो रहा था उस समय पे ब्रिटेन में। अनाज मार्केट में क्या था, बहुत ही कम था, लेकिन उसका डिमांड क्या था, लोगों को बहुत ज़्यादा था। उसको अनाज चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए उसको। तो अब यहाँ पे दुकानदार वाला क्या कर रहा था, जो अनाज वो 20 रुपये के जी दे रहा था वो सीधे 100 रुपये के जी कर रहा था। सोचो, है ना, दुकानदार वाले को भी मालूम था आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा आके लेगा, है ना। तो वही यहाँ पे हो रहा था कि डिमांड तो अनाज का बहुत ज़्यादा था लोगों के पास, है ना, उसको अनाज तो चाहिए था, लेकिन मार्केट में अनाज था ही नहीं। तो अब वो क्या कर दिया, अपने अनाज का प्राइस महंगा कर दिया। खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो चाहिए, है ना। अब भाई जिसको ज़रूरत है वो तो खरीदेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस फूड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन, कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए, अब ब्रिटेन में अनाज का क्या है, दाम बहुत ज़्यादा है, अनाज का दाम बहुत ज़्यादा है। और इसी वक्त क्या कर दिया ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने, वहाँ पे कॉर्न लॉ लगा दिया। अब कॉर्न लॉ मेनली था क्या, देखिए ध्यान से, कॉर्न लॉ में मेनली ये था कि कोई बाहरी देश का आदमी ब्रिटेन में आके अपने अनाजों को नहीं बेच सकता है। फॉर एग्जांपल चावल, दावल, गेहूँ, ये सब नहीं बेच सकता है। ऐसा वो क्यों कर रहा था मालूम है, ब्रिटेन वाला लोग ऐसा क्यों कर रहा था मालूम है, क्योंकि वो केवल और केवल अपने
कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाह रहा था। कोई दूसरा यहाँ के पे आए, वो प्रॉफिट लेके ना चला जाए, वही वो सोच रहा था, है ना। इसको ये नहीं दिख रहा था कि हमारे लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं भूखों के कारण, अनाज ना होने के कारण। लेकिन ये बुड़बक क्या कर लिया था, यहाँ पे कॉर्न लॉ लगा दिया था। सबसे पहली बात तो इसके यहाँ पे अनाज है नहीं, पहली बात ये हो गई। कॉर्न लॉ सुनिएगा ध्यान से, हम कॉर्न लॉ समझा रहे हैं ना। तो पहली बात तो इसके पास अनाज है नहीं, दूसरी बात लोगों को अनाज चाहिए, है ना। ऊपर से ये कॉर्न लॉ लगा दिया है कि कोई दूसरा वाला कंट्री यहाँ पे आके इस मौके का फ़ायदा ना उठा ले, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे अनाज क्या बहुत ज़्यादा है, और इनको लग रहा था कि कोई दूसरा वाला कंट्री आएगा तो इसी ज़्यादा अनाज का प्राइस होने के कारण ये फ़ायदा उठा लेके चल जाएगा, और ये ब्रिटेन वाला गवर्नमेंट होने देना नहीं चाह रहा था। तो जो अनाज हमारे इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से ब्रिटेन में जाता होगा उस समय पर उसको वहीं पर रोक लगा दिया कि अभी आप फ़िलहाल यहाँ पर नहीं आएंगे, है ना। लेकिन इसको ये नहीं दिख रहा था कि ये यहाँ पे लोग हमारे यहाँ पे अनाज के कारण भूखे मर रहे हैं, है ना। तो ये इन्होंने कॉर्न लॉ लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी विद द हाई फूड प्राइसेस। अब जरा आप खुद सोचिए कि जब फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या कोई वहाँ का आदमी नागरिक खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारे यहाँ पे भारत में यदि एक दिन प्याज का दाम ज़्यादा हो जाता है 5 से 10 रुपया, तो हम मिडिल क्लास वाले रोड पे उतर जाते हैं, है ना। फलाना गवर्नमेंट मुर्दाबाद, फलाना गवर्नमेंट मुर्दाबाद हम लोग करने लगते हैं। और यहाँ पे तो अनाज का दाम बहुत ज़्यादा था, तो ये लोग बिल्कुल ना खुश थे एकदम, ज़रा सा भी इनके चेहरे पे खुशी नहीं था। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डिवेलपर्स फोर्स्ड द एबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। अब इससे हुआ क्या? अब इससे ये हो गया कि जो भी लोग वहाँ पे नाखुश थे अनाज के महंगे दामों को लेकर, वो सारे लोग क्या करेंगे, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, है ना, जो अर्बन शहरों में रहते हैं वो हो गए, इसके साथ ही साथ जो मिडिल क्लास लोग होंगे वो सारे के सारे लोग शहरों पे सड़कों पे उतरे और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे कि कॉर्न लॉ को आप ख़त्म कीजिए। कॉर्न लॉ को आप ख़त्म कीजिएगा तो दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे अपने अनाज को लेकर आएंगे, वो सस्ते दामों में बेचेंगे और हम उसको खरीदेंगे, अपने पेट को पालेंगे। तो यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कॉर्न लॉ का, आप इसको पढ़ सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि द लॉज अलाउिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न वेयर पॉपुलरली नोन एज द कॉर्न लॉज। उन्होंने अपने कंट्री में इम्पोर्ट होने से मना कर रखा था, है ना। यानी कि कोई भी कंट्री वहाँ पे जाके अपने अनाज को नहीं बेचेगा, उसके लिए वो रोक लगा रखा था। वही था हमारा कॉर्न लॉ। लेकिन अब हुआ क्या? अब देखो भाई, किसी भी कंट्री में ना एक ये सिचुएशन होता है कि यदि आपके खिलाफ जनता हो जाए ना तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट में हैं वो किसके लिए हैं? अपने के लिए तो नहीं है ना, लोगों के लिए हैं। और लोग ही आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज़ से परेशानी हो रही है, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, है ना। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? इसके बारे में देखिए। इफेक्ट ऑफ कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ का प्रभाव क्या पड़ा? आफ्टर द कॉर्न लॉ वेयर स्क्रैप्ड, फूड could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country। अब आस्ता पस्ता के ब्रिटेन के गवर्नमेंट को कॉर्न लॉ हटाना पड़ा, क्योंकि सरकार के खिलाफ ही लोग हो गए थे, है ना, नारा लगा रहे थे बार बार वो। तो वहाँ के गवर्नमेंट को आस्ता पस्ता कर कॉर्न लॉ को स्क्रैप करना पड़ा, मतलब कि हटाना पड़ा, है ना। स्क्रैप मतलब आप समझते हैं, छिलका ऊपर का जैसे हम लोग हटाते हैं ना स्क्रैप करके, उसी प्रकार से उसको अपने कॉर्न लॉ को हटाना पड़ा। अब जब कॉर्न लॉ हट गया वहाँ का, तो अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पे जाके अपने अनाजों को अब बेच पा रहे थे, वो भी सस्ते सस्ते दामों में, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ था फूड could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country। जो ब्रिटेन में अनाज पैदा हो रहा था, जो अनाज वहाँ पे उपजाया जा रहा था, उससे कई ज़्यादा सस्ते दामों में बाहरी कंट्री के लोग वहाँ पे लाके बेच दे रहे थे। उसमें से हमारा उस समय पे एक भारत भी था, है ना। और भारत में अनाज का कभी कमी रहा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि भारत में कभी कभी भुखमरी आ गया है ना। पूरे भारत में नहीं, अलग अलग जगहों पर केवल भुखमरी आया है। ऐसा बात नहीं है कि भारत में भुखमरी नहीं आया है, भारत में भुखमरी आया है, लेकिन फिर भी हमारा जो कंडीशन रहा है बाकी कंट्री से बहुत ही बेहतर रहा है, बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सस्ते सस्ते दामों में अलग अलग कंट्री अपने अनाज को लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं। आगे क्या हुआ? ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कॉम्पीट विद इम्पोर्ट्स। और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन का एग्रीकल्चरल सिस्टम उस समय पे इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं था कि वो इम्पोर्ट जो हो रहे थे वहाँ पे उसका मुकाबला कर सके। मतलब कि जो अनाज वहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा था, जो बाहर से आ रहा था, उसको अच्छी तरीके से वो कंपटीशन में नहीं ले पा रहे थे, है ना, वो बहुत पीछे रह जा रहे थे। देखिए ब्रिटेन ना टेक्नोलॉजी के मामले में आगे थे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में आगे थे,
लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में वो लोग बहुत ही पीछे थे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे भाई, जो बाकी देश वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे अपने सामानों को बेच पा रहे थे, उससे ये लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। Vast areas of land were now left uncultivated and thousands of men and women were thrown out of work। अब चूंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम बड़ा ख़राब हो गया था, है ना, कोई भी इंसान उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में अब आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो कंपटीशन का सामना ही नहीं कर पा रहा था। जैसे होता क्या था ना, मान लीजिए जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि ब्रिटेन में जो अनाज पैदा हो रहा था उसका दाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाकी कंट्री वाला आके सस्ते दामों में बेच दे रहा था। तो ब्रिटेन वाले लोग जो भी अनाज को उपजा रहे थे ना, उनका अनाज सालों भर अपने घर में ही रखा रह जाता था, सड़ जाता था, क्योंकि कौन खरीदना चाहेगा महंगे दामों में। जब उसको मार्केट में वही अनाज सस्ते दामों में मिल जा रहा है तो वो महंगे दामों में क्यों खरीदेगा, है ना। तो उनका अनाज पूरी तरीके से घरों में रखा रह जाता था, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो अब क्या करने लगे लोग, अपने अपने ज़मीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ने लगे, मतलब कि खेती बाड़ी छोड़ ही दिए पूरी तरीके से। उनको लगने लगा कि यहाँ पे अब खेती बाड़ी में कोई चारा ही नहीं है, खेती बाड़ी तो कर रहे हैं लेकिन हमको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो यहाँ के लोग ये स्विच अप करने लगे थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वेयर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। तो बहुत सारे लोग काम से निकल भी गए, है ना, अपने खेती बाड़ी को सबको छोड़ दिए। उसके बाद दे फ्लॉक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज। अब लोग अपने किसान यानी कि अपने खेती को छोड़कर, खेती बाड़ी को छोड़कर शहरों में शिफ्ट हो रहे थे। एग्रीकल्चर के अलावा वो दूसरे कामों को खोज रहे थे, अपने शहरों में शिफ्ट हो रहे थे, या फिर बहुत सारे लोग तो ओवरसीज भाग जा रहे थे, मतलब कि समुद्र को नांग कर दूसरे कंट्री में चले जा रहे थे, है ना। और उस समय पर उतना वीज़ा वाला सिस्टम तो था नहीं कि नहीं आ सकते हैं आप, हर कोई आ सकता था, जा सकता था। तो ये चीज़ उस समय पे हो रहा था। तो आपने कॉर्न लॉ के बारे में पढ़ा, उसका इफेक्ट भी आपने पढ़ लिया। यहाँ तक में कोई डाउट आपको? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपल बिगैन माइग्रेटिंग फ्रॉम यूरोप। आखिर यूरोप से लोग माइग्रेट क्यों कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहे थे, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।